हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैट्रिक का जो 10th बोर्ड का जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से हमने हिस्ट्री का इतिहास का हमने चैप्टर 3 हमने पूरा करा दिया है। और चौथे चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो भी मैंने पूरा करा दिया है। उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो थे उसको भी मैंने पूरा करवाया है। आप जाके लिंक वहां पे नीचे में आपको दे दिया जाएगा और सारे जो थंबनेल है वो आपको वीडियो के लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएंगे। वहां से आप जाके उसको देख सकते हो। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम होगा जियोग्राफी, भूगोल, जिससे आप परिचित होंगे। और उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत संसाधन तथा उपयोग, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। सबसे पहले जब मैंने ज्योग्राफी बोला है, विषय बोला है जब कि भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका परिचय जान लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का परिचय जान लेने से ये होता है कि आपको उसके बारे में क्या पढ़ना है या क्या चीजें जाननी है या कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा क्या आपको मिल जाता है, इंट्रोडक्शन मिल जाता है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जग जाता है। ठीक है, आप आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे भूगोल, जियोग्राफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका परिचय इस तरह से है कि भूगोल शब्द का जो संधि विच्छेद है, मतलब कि इस भूगोल शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद मतलब उसको तोड़ते हैं तो दो भागों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? भू प्लस गोल। सबको पता है, बचपन से हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते आए हैं। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो एक धरती, धरा, भू। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो भू मतलब आपको पता चल गया होगा कि धरती के बारे में बात हो रही, पृथ्वी के बारे में बात हो रही है। और जो कि हम लोग को सबको पता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो बस इसका अर्थ क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ कि पृथ्वी जो कि गोल है। ठीक है, भूगोल शब्द, अब भैया भूगोल शब्द किसने सबसे पहले किसने निजात किया होगा या सबसे पहले प्रयोग किसने किया होगा? तो भूगोल जो शब्द है सबसे पहले एक यूनानी विद्वान थे, इनका नाम है इरेटोस्थनीज। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 276 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुई? 194 ईसा पूर्व में। ठीक है, उनकी जीवनी है। जो कि विद्वान है, कौन है, क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। इनके द्वारा ये गढ़ा गया शब्द था कि भूगोल, हम इस सब्जेक्ट को जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसके संसाधन के बारे में पढ़ेंगे या उसके चारों तरफ के मतलब कि जितने भी विशेषताएं हैं, चाहे हिमालय पर्वत, चाहे कुछ भी, कोई भी नदियां पहाड़, जो भी चीजें पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे भाई? भूगोल में पढ़ेंगे। तो इस शब्द को इन्होंने निजात किया। अब बात है कि यह शब्द किस भाषा से लिया गया है। जैसे हम लोग कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो ज्यादातर देखते हो कि अब संस्कृत भाषा से निकला हुआ है, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? जननी है, कहलाती है। तो ग्रीक भाषा से, लेकिन ये भूगोल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी विवरण, मतलब पृथ्वी का विवरण। ठीक है, जियोग्राफास, ये दो शब्द से मिलाकर क्या बना है अपना ये जियोग्राफी। ठीक है, जियो और ग्राफी में से निकालोगे तो जियो और क्या निकलेगा तुमको? ग्राफोस। जियो मतलब होता है पृथ्वी और मतलब कि विवरण, मतलब कि इसीलिए कहता है जियोग्राफी, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, किसके बारे में? पृथ्वी का विवरण पढ़ना है आपने। ठीक है, एच एफ टॉजर करके है, हिकेटेशियस है इनका नाम है। इन्होंने भूगोल, इनको बोला जाता है भूगोल का पिता। तो किसको बोला जाता है? हिकेटियस को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, आगे भी जाके चाहे कोई पूछता है, चाहे किसी को बताना है, तो कौन किसको बोलेंगे हम? हिकेटियस। भूगोल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? तो इरेटोस्थनीज। ठीक है, अरस्तु, ये बहुत बड़े पहुंचे हुए विद्वान यूनान के। इनको ज्यादातर देखोगे, ज्यादातर सब्जेक्ट के जो पिता कहे जाते हैं वो अरस्तु ही कहे जाते हैं। तो अरस्तु जो है वैज्ञानिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। भूगोल में भी दो तरह के भूगोल हैं, जिसमें कि वैज्ञानिक भूगोल के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, जन्मदाता थे। तो इस तरह से ये तीन चीजें जो इंट्रोडक्शन था भूगोल का, हमने जान लिया। ठीक, अब हम लोग आएंगे अपने चैप्टर पे, जो आपका पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए, जिसका पहला नाम है क्या? कि भारत संसाधन एवं उपयोग। आप लोग भी अपने अपने चैप्टर्स को खोल लेंगे और सामने से देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको समराइज करके, पूरा एक एक लाइन नहीं मिलेगा मेरे पीडीएफ में, जो आपको काम की चीजें हैं वही मिलेंगी। ठीक है, इसलिए आपको पीडीएफ पढ़ लिया आपने, हमारा वीडियो देख लिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा मैं, उसके बाद कहीं पढ़ने की या कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आते हैं अपने चैप्टर पे, वो दूसरे पीडीएफ में होगा, देख लेते हैं। तो आइए, आपके सामने पड़ा हुआ है आपका पहला चैप्टर कि भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें आप देखोगे, ध्यान से इस चैप्टर को देखोगे तो तीन शब्द निकल के आते हैं। एक तो कौन? भारत। एक तो दूसरा शब्द हो गया संसाधन, और उसका उपयोग। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट जो करना है किस पे करना है? भारत पे ही करना है।
भारत में जो रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, जो संसाधन पाए जा रहे हैं, चाहे वो कोयला हो, बॉक्स मतलब कि बॉक्साइट हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग कैसे होता है, कौन कौन से संसाधन हैं, ठीक है ना। संसाधन में भी आप देखो कि बहुत सारे संसाधन हैं, जिसमें कि कुछ संसाधन है कि जो कि हम लोग इतना तेजी से यूज कर रहे हैं कि वो खत्म होने के कगार पे आ गया है, आगे हो सकता है न मिले। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब चीजें खत्म होने जा रही हैं आगे जाके, जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं बेकार का। देखते हो ना, बाइक चला के, बाइक लोग खड़ा करके एकदम आराम से बैठे रहते हैं, है ना। लेकिन कुछ जो हमारे संसाधन है ना, कुछ जो रिसोर्सेज है जो कि प्रकृति देती है, जैसे कि सब प्राकृतिक संसाधन सारे प्राकृतिक ही हैं, लेकिन जैसे कि सूर्य की रोशनी होगी, वो आपको खत्म नहीं होने वाला, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे जल हो गया, ठीक है, जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया, चाहे कुछ भी, ये सब चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। आप देखते हो अभी रोड पे आप लोग भी देखते होंगे कि ई व्हीकल, ठीक है, ई रिक्शा चल रही है ना, स्कूटी भी आ गई है ई रिक्शा वाली, क्यों? क्योंकि पेट्रोल से अब काम नहीं चलने वाला है, जो संसाधन है वो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो इस सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बोलता है कि हम अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, डेली उपयोग करते हैं, ये हमको पता है। आने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। जो मैं अभी काम कर रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, संसाधन ही तो है। कहीं ना कहीं ये क्या था, ये कहीं ना कहीं फाइबर था, ग्लास था, ठीक है, प्लास्टिक था। सारी चीजों को क्या किया, दिमाग लगाया आदमी ने और उसको क्या बना दिया, संसाधन बना दिया। भगवान दिया है सब कुछ, लेकिन उसको संसाधन किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। जहां एक और भूमि आपको दिखेगी, जमीन दिखेगी, कहीं मिट्टी दिखेगी, जल दिखेगा, खनिज दिखेगा, क्या है, सब सारा क्या है, भौतिक संसाधन है। वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ है, वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, जितने भी सारे हैं, सब क्या है, संसाधन है। जितना दुनिया में जो भी आसपास देख लीजिए, जो भी चीजें आप आते हो यहाँ पे, आप अगर साइकिल से आओगे तो वो भी क्या है, संसाधन ही है। जो आप हवा ले रहे हो, जो सांसें ले रहे हो, वो क्या है, संसाधन ही है। सारा कुछ ए टू जेड जो कुछ है सब संसाधन है। हमें पता है कि बहुत वर्षों से सारे खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़े हुए थे। अरे भगवान तो सब कुछ शुरू से ही दिए हुए थे, है ना। आवश्यकता पड़ी तो आदमी ने क्या किया, उसको खोदना स्टार्ट किया, उसको ढूंढना स्टार्ट किया, है ना। कोयला तो पहले भी पड़ा हुआ था, है ना, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य पहले क्या था, वन मानुष था। उसके बाद धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ कि अरे आग भी जल सकता है ना, पत्थर का भी यूज हो सकता है, उससे हम लोग घर बना सकते हैं, लकड़ी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पड़ा हुआ था, मनुष्य ने अपने तकनीक से और ज्ञान से उन्हें संसाधन बना दिया, है ना। अरे आपके सामने दे दिया गया, आपके सामने एक लकड़ी दे दी गई, लकड़ी का मतलब गट्ठा दे दिया गया, है ना। और आपके पास दिमागे नहीं है, तकनीकें नहीं है, तो आप कहाँ से चौकी और कहाँ से बेंच बनाएंगे। था तो बहुत पहले से ना, लेकिन तकनीक और ज्ञान ने क्या बना दिया, उसको संसाधन बना दिया। आपने बाजार में बेचा, वही लकड़ी की कीमत दुगनी हो गई, है ना। जब तक हम उससे अनजान थे, यह हम उसका प्रयोग नहीं करना जानते थे, तब तक वह संसाधन नहीं था, है ना, ठीक है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तार पूर्वक आप समझ सकते हो इस चीज को। ये याद रखिएगा दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम का ये सबसे हाईलाइटेड, वहां पे आपके पहले पेज पे वो हाईलाइट करके रेड कलर में लिखा हुआ है नीचे में कि जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव रहा आपका कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा, तो जिमरमैन ने, ठीक है, ओके। क्योंकि संसाधन मिलता नहीं है, उसको क्या किया जाता है, मनुष्य तकनीकी और ज्ञान से क्या करता है, उसको बनाता है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ संसाधन का रहना ही किसी भी देश के विकसित होने का पैमाना नहीं हो सकता। अरे भैया हम बोल तो रहे हैं बार बार कि आपके हाथ में दे दिया गया लकड़ी का गट्ठर, तुम्हारे पास तकनीक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास मशीन नहीं है, कहां से बना लोगे। आरा मशीन चाहिए ना काटने के लिए, दिमाग चाहिए ना, कैसे उसको रूप दे दें। तो ये चीज जब तक नहीं था, जब तक नहीं होगा, तब तक कोई देश, किसी के पास संसाधन हो चाहे ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। विवेकपूर्ण आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे जापान, जापान को आप देखते हो, जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सफल हैं, यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग करके विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। वो डेवलप हो गया है, क्यों? क्योंकि उसके मनुष्य के पास क्या है, दिमाग है, उन आदमियों के पास दिमाग है ना। उनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो क्या करते हैं, चाइना से खरीदेंगे, इंडिया से खरीदेंगे, जितने गरीब देश हैं उनसे क्या लेते हैं, संसाधन ले लेते हैं और खुद बनाते हैं, है ना। लैपटॉप बनाना है, उन्होंने ले लिया सब कुछ, फाइबर वाइबर जितना कुछ है, जो जो चाहिए उनको सब कुछ लेके और उन्होंने बनाया, और उसी लैपटॉप की कीमत उन्होंने लाखों में लगा दी, है ना। तो ये सब टेक्निक है,
दिमाग रहेगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आज तक कपड़ा फेंका जा रहा था ना, कोविड आया, कोविड ने क्या किया, कपड़े को लोग काट काट के बीच में रुई डाल के 3 लेयर का रुई बना के और मास्क बना के बेचने लगे, संसाधन बन गया, है ना, हुआ ना, पहले भी था ना आपके पास, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि भाई जरूरत, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, वही वाली बात है, मदर इज द नेसेसिटी ऑफ द इन्वेंशन, है ना। आपको जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तक आप कोई ना कोई रास्ता क्या कर लोगे, आप अख्तियार कर लोगे, निकाल लोगे, है ना। अब देखिए आपका अगला पेज निकालिएगा दोस्तों, अगला पेज आप जैसे ही निकालते हो वैसे ही एक और ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पे सामने आता है, इधर तीसरे पेज पे, यहाँ पे इधर देखेंगे आप, संसाधनों का वर्गीकरण 4 स्तर पे होता है, संसाधनों का वर्गीकरण याद रखेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कौन है, जैव और अजैव, देखेंगे अपने किताब पे फोकस करेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, कौन कौन से, जैव और अजैव। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, जो हम लोग उपयोग करते हैं उसके आधार पर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर, मतलब कि जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना हक जता सकते हैं, या तो आप व्यक्तिगत रूप से हक जता सकते हो, जैसे कि ये मेरा घर है ना, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा स्क्रीन है, मैं इस पर व्यक्तिगत रूप से हक जता सकता हूँ, ये मेरा है ना। कुछ होते हैं जो सामुदायिक होते हैं, जैसे कि आप पार्क में घूमते हो, रमना मैदान में जाते हो, तो क्या है, सामुदायिक है, सभी बच्चे खेलते हैं वहां पे, किसी का बाप का तो है नहीं कि बोल देगा कि नहीं मेरा है, ठीक है, सामुदायिक है। राष्ट्रीय, मतलब कि राष्ट्र के अंदर में जो भी कुछ है सब लोग के लिए है, राष्ट्र के स्तर पे है। और अंतरराष्ट्रीय, जो कि राष्ट्र के बाहर जो चीजें हैं हम लोग का हक है, वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय, ये भी संसाधन। विकास की स्थिति के आधार पे, मतलब कि किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके आधार पे, तो संभाव्य, मतलब कि संभावना जहां पर है कि ऐसा हो सकता है कि आरा जिला में, भोजपुर जिला में हो सकता है कि कहीं कोयला का खदान पड़ा, ऐसा संभावना है, वो भी एक संसाधन का रूप है। विकसित, जो कि पहले ही डेवलप हो चुका है ना। भंडार कैसे करते हो, वो भी संसाधन ही है, और संचित कैसे, सुरक्षित कैसे हो, वो भी क्या है, अपना संसाधन ही है। तो विकास की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार, उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार। क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है, उपयोगिता के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा आपके आज के परिप्रेक्ष्य में, वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है लघुतरीय में कि नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, या नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाइए, या नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा अभी, तो इसको ध्यान से देखते जाइए। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव है, इसको आपके जो किताब में दिया हुआ है यही चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन आता है कि संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, अगर ऑप्शन आता है ये दोनों कि प्राकृतिक और मानवीय, मतलब कि प्रकृति ने भी कुछ दिया है और कुछ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। प्रकृति में कितने प्रकार के भाई, 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में भी देखोगे तो सतत और कौन सा है, जैव है, ठीक है। सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, ये सब चीजें हैं। और जैव में क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव, ये सब भगवान ने दिया है ना। सूर्य चंद्रमा, पवन, जल, ये सब भगवान ने दिया है, मनुष्य तो बनाता नहीं है इसको, है ना। या वनस्पति, पेड़ पौधा, ये सब क्या हो गया, भगवान ने दिया है। अब देखिए कुछ होते हैं जैसे कि आप पुनः चक्रीय होते अनवीकरणीय में, ठीक है। पुनः चक्रीय मतलब जैसे कि धातु हो गया, ये हो गया, इसको क्या कर सकते हो आप, पुनः क्या कर सकते हो, फिर से बना सकते हो। और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल, कोयला, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो फिर से आपको उपलब्ध नहीं होगा, एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया। और मानवीय में जैसे कि हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बनाता है ना, ये घर बना दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, मानव ने बनाया, नहीं भगवान ने थोड़ा बना दिया था, भगवान ने तो दिया था क्या, मिट्टी दिया था, बालू दिया था, बनाया हमने, है ना। उसके बाद मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, मान के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कि दोस्तों समझ लेना कि ये क्वेश्चन समझना ध्यान से कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, प्राकृतिक, नेचुरल, भगवान के द्वारा, या एक बनाया हुआ अपना मानव। अगर उसके पहले मैंने जो बताया कि इस आधार पे उस आधार पे कितना होता है, तो बात अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए एक एक करके संसाधन को हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग जैव और अजैव, ठीक है। अब जैव किसे कहते हैं और अजैव किसे कहते हैं। जैव मतलब क्या, जिंदा, जीव, है ना, जिसमें सांस लेने की क्षमता हो, जो जिंदा हो ना, जैव संसाधन।
ठीक है। ऐसे संसाधन प्राकृतिक जैव मंडल से होते हैं, इनमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं। सजीव निर्जीव हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जिसमें जीव हो, जिसको सांस लेने के बाद, जिसमें चलता फिरता हो, जो भी जो वृद्धि करता हो, क्या है? सजीव। तो वही है जैव संसाधन। एग्जाम्पल में आपके सामने है, मनुष्य है, वनस्पति है, पौधा है, पशु पशु है, ठीक है, अन्य प्राणी समुदाय जो भी है आपके सामने स्क्रीन पर है, सारा कुछ क्या है? ये अपना जैव संसाधन है, जीव है ना। और अजैव संसाधन क्या है? जिसमें जान नहीं है, मतलब कि निर्जीव वस्तु, है ना। हाँ, जो कि सांस ना ले पाए, जो कि भैया सजीव वाला चीजें ना हो, जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सब कहाँ सांस लेता है भाई? खत्म हो गया जैव और अजैव। और क्वेश्चन आ भी जाता है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण समझाइए, तो कहानी खत्म। जिसमें जीव है, जो सांस ले सकता है, जो चल फिर सकता है, जो कर सकता है, वो क्या है भाई? जैव संसाधन है। जो नहीं वो कर सकता है, सजीव लक्षण नहीं मौजूद होंगे, अजैव संसाधन। दोनों में डिफरेंस भी आएगा तो ऐसे ही लिख देंगे अपने भाषा में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने हमेशा बोला है, आज भी बोला है, अभी फिर से बोल रहा हूं कि नवीकरणीय अनवीकरणीय, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा दोस्त। अभी आप क्वेश्चन, जब आप चैप्टर खत्म होगा, आप लास्ट में देखोगे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इसमें, उसमें आप देखोगे कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, कौन सा नवीकरणीय संसाधन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो ध्यान से देखेंगे। नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब क्या है? हम उसका क्या कर सकते हैं? नवीकरण कर सकते हैं, मतलब कि नया कुछ ना कुछ बना सकते हैं, बार बार बना सकते हैं, बार बार हमको उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। वही है वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना। पवन, हवा चल रही है, हम अपने छत पे अगर लगा दे पवन ऊर्जा वाला वो चक्की घूमने वाला, उससे भी क्या कर सकते हैं? हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ उतना भी नहीं करेंगे, एक सोलर प्लेट लाएंगे, सूर्य हो रहा है ना भाई, धूप पड़ रही है ना, गर्मी बढ़ रही है ना, रख देंगे एक प्लेट, मस्त नीचे ना बैटरी चार्ज होगा, हम यूज करेंगे बैटरी से, है ना। तो ये खत्म होने वाला है, ये तो चलता चला जाएगा। जल हो गया, पानी, नदियां बह रही हैं, उस पर आप डैम बनाइए, डायनेमो फिट कर दीजिए, अपना बिजली उत्पन्न कीजिए। ये सब क्या है? नवीकरणीय, जो कि खत्म नहीं होने वाला, बार बार पुनः प्राप्ति आप क्या कर सकते हो? आराम से कर सकते हो, अवेलेबल है आपके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, है ना, वन ऊर्जा, ये सब दिख रहा है आपको। आजकल तो एकदम पैटर्न चल पड़ा है सौर ऊर्जा का। गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा को क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, है ना। अनवीकरणीय, अ मतलब क्या होता है? इसमें अब तोड़ोगे ना, शब्दों को चुपचाप खाली तोड़ देना होता है और कुछ नहीं। अगर अर्थ आपको पता है तो आप तोड़ दीजिए। अ मतलब होता है नहीं, नवी मतलब कि नया नहीं, है ना, नया नहीं किया जा सकता वो संसाधन, बार 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 आप प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार खत्म हुआ तो खत्म हो गया, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। ऐसे संसाधन पुनः चक्रीय नहीं है, मतलब कि फिर से प्राप्त नहीं हो सकते हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब कि वही गैस हो गया, कोयल हो गया, ऑयल हो गया, जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब चीज एक बार खत्म होंगी तो फिर वापस नहीं मिलने वाली है। कहां से प्राप्त करोगे? नहीं प्राप्त कर सकते, जमीन के अंदर जितना है उतना ही है ना, ठीक है। तो यही है जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये चारों याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यही, ये सब में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नवीकरणीय, अनवीकरणीय है, और जैव और अजैव। जैव में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें जीव हो, जो सजीव के लक्षण मौजूद हो, उसमें जैव संसाधन, मनुष्य हो गया, जीव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सब, है ना, वनस्पति हो गए। और अजैव में जिसमें जीव, सजीव के लक्षण नहीं पाए। नवीकरणीय में जिसको कि पूरा प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय में नहीं किया जा सकता। सिंपल है, क्यों लोड लेना ही नहीं है, अपने शब्दों में लिखेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा भी तो अपने शब्दों में लिख के दिखा, कोई लोड नहीं लेना, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने बताया था, शुरू शुरू में ही बता दिया था कि व्यक्तिगत संसाधन स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होता है। व्यक्तिगत क्या है भाई? पर्सनल, पर्सनल प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, इसमें मैं हक जता सकता हूँ ना। तुम जता सकते हो क्या? नहीं जता सकते हो ना। तुम्हारा बैग है ना, तुम उस पर हक जता सकते हो ना। तुम्हारी घड़ी है ना, जता सकते हो ना उस पर, बस वही चीज है। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाना होता है, मतलब ये तो मतलब ब्रॉड स्तर पे हो गया, ये मैंने जो समझाया, ठीक है।
हमसे भूखंड, जायदाद, जमीन, जो भी जमीन जायदाद होता है उस पर सरकार तो ले सकती है ना कभी, लेकिन हम लोग हक जताते हैं, व्यक्तिगत अधिकार रखते हैं, ठीक है ना। सामुदायिक, जैसे कि खास समुदाय का अधिपत्य महोदय, इसका उपयोग समूह के लिए हो सकता है, जैसे मंदिर, हिंदू धर्म का सभी लोग जा सकता है, ठीक है, मस्जिद में मुस्लिम लोग, है ना। वैसे तालाब, खेल का मैदान, मैंने बोला ही रमना मैदान कोई भी जाके खेल सकता है, किसी का पापा का तो है नहीं, है ना। तो वही चीज है, तो हो गया अपना व्यक्तिगत, सामुदायिक, है ना। अब देखते हैं, देख ही रहे हो, खेल का मैदान, तालाब अपना। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाए जाते हैं। राष्ट्र मतलब क्या होता है, भारत के अंडर में, भारत के अंदर में, भारत की जो सीमा है, भारत का मैप देखे हो, उसके सीमा में जो भी है चीजें, वो क्या है, भारत का है, राष्ट्रीय है ना। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत, मतलब उसके अंदर में सभी उपलब्ध संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, जो कि देश की सरकार का वैधानिक होता है। अभी बीजेपी सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, सब देश के उस पर किसका, कौन चला रहा है आजकल, वही चला रही है ना। तो वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। अब जैसे कि ये मेरा घर है, अगर आया चौड़ीकरण के लिए, ये व्यक्तिगत संसाधन तो है मेरे लिए, है ना। अगर आया कि भाई रोड का चौड़ीकरण करना है, चौड़ा करना है, तो तोड़ सकती है, मकान जो है मेरा वो तोड़ सकती है। तो इस जितना भी भारत के अंदर में जितना भी प्रॉपर्टी, जितने भी संसाधन है, वो किसका हक है, किसका, राष्ट्र का, है ना, सरकार का हक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे कि वो राष्ट्र के अंतर्गत रहेगा नहीं, भारत के अंतर्गत नहीं है, मतलब भारत के बाहर, है ना। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। मतलब कि जब मैं दिखाऊंगा किसी दिन इंडिया का मैप, आप देखोगे तो हिंद महासागर आपको दिखेगा, बंगाल की खाड़ी दिखेगी, अरब सागर दिखेगा, ये सब चीजें दिखेंगी। तो समुद्र में भी क्या होता है ना, कि आप 200 किलोमीटर तक आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, एक सीमा बनाई हुई है, जिसपे कि भारत सरकार क्या कर सकती है, मछली, जैसे मछली पकड़ता है मछुआरे, या मतलब कोई खनिज संसाधन अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं, उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय रेखा निकल आती है, ठीक है ना। सभी लोग देश मिलकर और उस पर मतलब नियम बनाते हैं कि कौन कौन देश इस पे क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। सिर्फ अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सहमति से ही किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। मतलब कि वही जो मैं बोल रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपको अनुमति दे दे कि हाँ आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या अपना अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ठीक है। अब इसके अलावा विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संभावित, विकसित, भंडार और संचित कुछ संसाधन, ठीक है। इसको हम लोग अगले पार्ट में करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा कि उसके आधार पे जैव और अजैव, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके अलावा हमने क्या क्या सीख लिया, व्यक्तिगत, सामुदायिक और क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 3 स्तर पे हमने देख लिया है, 2 स्तर पे और बाकी है, जिसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए जितना भी ऑब्जेक्टिव है, आप लोग भी जितने भी ऑब्जेक्टिव उसमें से निकल के आते हैं, एक बार चैप्टर को पढ़िए, पीडीएफ तो मैं सेंड कर दूंगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें से जो ऑब्जेक्टिव आपको निकल के आता है, जैसे जहां जहां मैंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ यहाँ आप क्वेश्चन बनाइए, तो वहां पे आप सिर्फ पॉइंट आउट करके क्या कर लोगे, थोड़ा सा अपने से देख लो, ताकि 2 बार रिवीजन, ठीक है। तब तक मिलते हैं दोस्तों अपने अगले पार्ट में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में, जहां पर हम लोग और संसाधन के वर्गीकरण को देखेंगे, उसके साथ साथ और भी फैक्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, खूब पढ़िए मन लगा के और ज्योग्राफी का आनंद लीजिए।